हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा है एक्सपेक्टेड कैप्चर रिवीजन सीरीज का पार्ट नंबर 26। अभी हम लोगों ने 25 वीडियो किया है। ये 45 दिन जो हमारा सेशन चलेगा, रिवीजन सीरीज जो चलेगा उसका ये पार्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सवालों को करेंगे जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को अभी तक खत्म कर दिया है और ये जो हमारा सेशन है ये है मिडिएवल हिस्ट्री का। तो मिडिएवल हिस्ट्री के सेशन को पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 वीडियो में मिडिएवल हिस्ट्री जितने भी पूछे गए हैं प्रीलिम्स में वो सारे आपके मतलब कहने का मतलब ये है कि सवाल कंप्लीट हो जाएंगे और उससे एक आइडिया भी आपको आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर बीपीएससी को फेवरेट है मिडिएवल हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वह चीजों को जानेंगे और उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो मतलब कहने का मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसको आपको एग्जाम से 10 दिन पहले एटलीस्ट देख के जाए और बहुत हेल्पफुल भी होगा आपके एग्जाम के लिए। तो अब देख पा रहे हैं कि आज के वीडियो में हम लोग 65वीं, 64वीं, 63वीं, 60, 62, 56, 59 ये सारे जो आप देख पा रहे होंगे सारे के सवालों को डिस्कस करेंगे। सारे सवाल जो एग्जाम में पूछे गए सेम सवाल होंगे विद ऑप्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है मुगल पेंटिंग रीच इट जेनिथ अंडर, मीन्स कह रहा है कि मुगल चित्रकला जो है अपने जेनिथ पे, अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची। मीन्स सबसे ज्यादा जो पेंटिंग की बात करेंगे, मुगल पेंटिंग की बात करेंगे, सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची। देखिए अगर हम बात करेंगे पेंटिंग की बात करेंगे मुगल काल में तो हुमायूं के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ओके, पेंटिंग वाला जो काम है, पेंटिंग की अगर हम मुगल चित्रकला की बात करते हैं तो स्टार्टेड एट द टाइम पीरियड ऑफ हुमायूं। बट ध्यान रखिए कि जहांगीर के समय बहुत ही ज्यादा चरमोत्कर्ष पे, जहांगीर ज्यादा इंटरेस्ट लिया पेंटिंग में और जहांगीर के समय ये चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी। तो इस चीज को आप जानेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुमायूं ने अपने जैसे कि मीर सैयद है और अब्बू समद ये दोनों पेंटर को लाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों पेंटर थे। और इसके बाद पोर्टुगीज जिसिस्ट जो था इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिस्ट टू द कोर्ट ऑफ अकबर। देखिए अगर पुर्तगाली की बात करेंगे, पुर्तगाली एक जिसिस्ट था, उसने यूरोपियन चित्रकला की शुरुआत की अकबर के दरबार में और अकबर के समय में ही यूरोपियन चित्रकला की शुरुआत हुई मुगल के समय, तो 1580 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि दसवंत और दसावंत, ठीक है, कहीं बसावन लिखा रहता है, इस बात ध्यान, दसवंत और बसावन लिखा रहता है। तो ये 2 फेमस पेंटर हैं जो अकबर के समय में थे। ओके, तो अकबर, हुमायूं और जहांगीर, ये 3 चीज याद रखना है आपको पेंटिंग के समय में। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा जहांगीर के बारे में। न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, जो जहांगीर है वो न्याय की जंजीर के लिए जाना था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसने एक घंटी टांग दिया था, जिसको भी कोई न्याय चाहिए तो वो घंटी बजाएगा। 2 अस्पा, 80 अस्पा इसने ही चलाया था, जो कि सवारों की संख्या को दोगुना करने की बात यहाँ पे थी। जब मनसबदारी प्रथा देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। ओके, जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलाए थे, इस बात को आपको याद रखना है। जहांगीर ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी, तुजू के जहांगीरी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी, जो सिख के 5वें गुरु थे। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि इसके जो प्रिंस खुसरो जो था, जहांगीर का जो बेटा था, उसको इसने हेल्प किया था। ओके, इसके कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दी, क्योंकि वो रिवेल मतलब कहने का मतलब कि विद्रोह कर दिया था उसके जहांगीर के बेटे खुसरो ने। ठीक है, पीटरा डुर्रा की बात करेंगे। पीटरा डुर्रा ये हमारे 66 बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया सवाल है कि पीटरा डुर्रा क्या है। देखिए पीटरा डुर्रा की बात करेंगे, परचनकारी भी इसको बोला जाता है। यह है कि मतलब जो अर्ध कीमती जो पत्थर है, अर्ध कीमती जो रत्न बोल सकते हैं पत्थर है, उससे अब दीवार पे डिजाइन बनाया गया, मतलब फूल बनाया गया। तो उस तरह के आर्ट को बोला गया पीटरा डुर्रा, जो कि पीपीएससी प्रीलिम्स ने पूछा है। और ये स्टार्ट हुआ था जहांगीर के समय में ही सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। जहांगीर के समय में कुछ फेमस पेंटर हैं, उस्ताद मंसूर, मुराद, बिशनदास, अबुल हसन, ये सारे फेमस पेंटर हैं जहांगीर के समय में। दसवंत और बसावन पूछेगा तो वो अकबर के समय में। यूरोपियन कला की बात करेगा, यूरोपियन चित्रकला की बात करेगा तो अकबर के समय में। अगर हम बात करेंगे हुमायूं के समय में तो मीर सैयद अली और अब्बू समद। ये बात को ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा सवाल बाहर नहीं आएगा फॉर द प्रीलिम्स। चलेंगे सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि मिडिएवल इंडिया में मनसबदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया वो क्या था। देखिए मनसबदारी की बात करेंगे। मनसब एक तरह का पोस्ट है, मनसब जिसको पोस्ट मिला वो मनसबदार कहलाया। मनसब एक तरह का पोस्ट था, जो भी ऑफिशियल्स थे ड्यूरिंग द, अगर हम बात करेंगे मुगल पीरियड, तो उसे मनसब बोला गया। तो मनसब मतलब जो पोस्ट को मनसब बोला गया और जो उसको हासिल किए, जिसको मिला वो मनसबदार कहलाए। बेसिकली इसका जो अगर हम बात करें सिस्टम, इससे देखिए इससे पहले जो सिस्टम था
इससे पहले जो सिस्टम अगर हम बात करेंगे जागीरदारी प्रथा था, लेकिन जब अकबर आता है तो मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। और ये इसका मेन एक अगर हम मेन मकसद की बात करें तो था कि जो आर्मी की जो संगठन है, आर्मी का जो नियुक्ति है वो उसको बहुत आसान तरीके से किया जाए। ओके, इसमें लोगों को मनसब प्रदान किया जाता था। ठीक है, मनसब प्रदान किया गया तो मनसबदार कहलाए। वो अपने साथ कुछ जात और सवार की बात करें, जात एक तरह का पोस्ट था एंड सवार जो उनके पास कितने कैवेलरी हैं, घोड़े। तो हम एक चीज को पढ़ेंगे, मनसबदारी सिस्टम जो है उसको बहुत ही आपका मेंस का टॉपिक है तो उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अलग चीज है। लेकिन ध्यान रखिएगा अकबर ने जात और सवार मनसबदारी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। जात एक तरह का समझने की रैंक है और सवार है कि नंबर ऑफ हॉर्सेज या नंबर ऑफ आर्मी कितना मेंटेन वो करके रखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दशमलव पत्ती पे आधारित था, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे कम यूनिट था जिसमें 10 कहने का मतलब कि आर्मी रहते थे और हाईएस्ट में 10,000 मीन 10,000 आर्मी रहते थे। ये स्टार्टिंग किया गया था बेसिकली चंगेज खान के द्वारा, लेकिन उसके बाद में हम बात करेंगे मनसबदारी सिस्टम की बात करेंगे बेसिकली, तो वो स्टार्ट हुआ आपका अकबर के समय में, इस बात को ध्यान रखिए 1571 में। डेटा अलग रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मेन काम क्या था, फैसिलिटेटिंग रिक्वायरमेंट टू द आर्मी, आर्मी की रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट के लिए इसका मतलब कहने का मतलब मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा अगर मनसब की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मनसब उसमें अगर हम बात करें तो मानसी के पास था, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, हम चलेंगे सवाल नंबर 3 की ओर। ओके, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, वो इस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान, अष्टप्रधान की शुरुआत या स्थापना किसने की। अष्टप्रधान इज द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, 8 मंत्री होते थे, या आप बोल सकते हैं कि 8 ऐसे पोस्ट हैं जो पूरे साम्राज्य को चला रहे हैं, पूरे साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। और ये कब से था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मराठा में था, किसमें था, मराठा में था। और उसमें भी शिवाजी ने अष्टप्रधान की बात करेंगे तो स्थापना की थी। ओके, शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना की थी, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि इन मिडाइवल इंडिया वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों हुई थी मध्यकालीन भारत में। लेकिन अगर बात करेंगे मनसबदारी प्रथा का तो इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले कौन सा सिस्टम चल रहा था, तो वो सिस्टम था जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, अगर ध्यान रखिएगा, जागीरदारी सिस्टम इसमें क्या था कि जो राजा है, किंग है, वो अपने अगर हम बात सबसे करीबी की बात कर ले या जो नोबल्स थे या अमीर वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, उनको पार्ट ऑफ लैंड, इसमें इसकी जमीन का एक टुकड़ा दे दिया, मीन्स की एक लैंड दे दिया, और वहां से जितने भी रेवेन्यू आएगा, जैसे एक मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है, इससे जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू को कहता था कि अपने पास रखो रेवेन्यू को, तुम जागीरदार हो एंड यू हैव टू मेंटेन ट्रूप, मीन्स की तुमको आर्मी रखना है, तुमको आर्मी रखना है, इसका देखभाल, इसका जो भी चीजें हैं सारे खर्चे उठाने हैं, इस रेवेन्यू से साथ साथ अपना भी पेमेंट रखना है। ये सिस्टम था, जब भी जरूरत पड़ेगा हमें आर्मी का तो तुम मुझे आर्मी भेजोगे, मीन्स की जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स की किंग को आर्मी जरूरत पड़े कोई युद्ध में, तो देन वहां पे आर्मी को भेजा जाएगा। ये था सिस्टम जागीरदारी प्रथा। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक था, इसका कुछ प्रॉब्लम था, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनसबदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा, वो आगे हम लोग करेंगे डिस्कस, ये मेंस का टॉपिक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीजन था मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया अकबर के द्वारा, और ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे वही कारण था कि फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, जो सेना है उनके सेनाओं की भर्ती को सुगम बनाया जाए, सुगम तरीके से बनाया जाए। जैसे कि क्या है कि आप देखिए, एक पूरा सेंट्रल प्रशासन है, ऊपर में अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें, इसके पास बहुत ज्यादा काम, राजा के पास तो बहुत ज्यादा काम होगा। अभी आर्मी देखे, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखे, कितना बहुत सारी चीज देखने के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो इसमें सोचा चलो आर्मी जो सिस्टम चलता आ रहा था, जैसे कि आपने सुन देखा था दिल्ली सल्तनत में एकतादारी प्रथा था, तो वही सिस्टम देखा कि कहीं ना कहीं हम अगर मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करेंगे, जागीरदारी प्रथा से थोड़ा सा हट के चीज शुरुआत करेंगे, तो आर्मी की भर्ती भी हमारे जो मतलब साम्राज्य में रहेगी, जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तो हम आर्मी वहां से ले लेंगे। और जो मनसबदारी सिस्टम था वो बहुत ही जागीरदारी प्रथा से बहुत ही हट के था, चीजें सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी जो लोग हैं उनको मनसब दिया जाएगा, मनसब मीन्स कि आपको पोस्ट दिया गया, मीन्स की पोस्ट दिया गया, पोस्ट मीन्स कि जैसे ही आपको एक पद मिल गया तो आपको एक मनसब मिल गया, मीन्स आपको एक पोस्ट मिल गया, और जैसे मिला तो आप कहला गए मनसबदारी। जैसे अधिकारी है तो क्या हो गया, किसको कुछ ना कुछ पावर्स मिलता तो वो अधिकारी कहलाता है। उसी तरह से मनसब भी एक तरह का आप ऑफिसर समझ लो, ऑफिसर था।
अब इसको भी आर्मी रखने, इसको भी एक जागीर दिया गया था, आप समझ सकते हैं कि पीस ऑफ लैंड दे दिया गया एक, और उसको बाद उसको मेंटेन करने के लिए ये साथ में अपने आर्मी रखेगा और आर्मी को खाना खिलाना सब कुछ चीजें ये उसके थ्रू करेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशंस थे, इसके अंदर जात और सवार करके थे कि आपको अगर इतना फिक्स दे दिया गया कि आप इतना ही सवार रख सकते हैं, आपकी जितनी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कैवलरी रखने हैं, ये सारे इसके मनसौदारी सिस्टम के अंदर में था। ये मेंस का टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, इसके लिए परेशान नहीं होना, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर, लेकिन इसका मेन जो रीजन था वो क्या था, फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सवाल नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप बाकी ये सारी चीजें आपको वीडियोस को पॉज करना है, वीडियोस को पढ़ लेना है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 3 को चलेंगे, हु एस्टैब्लिश्ड अष्टप्रधान, अष्टप्रधान की शुरुआत किसने की। देखिए अष्टप्रधान की बात करेंगे, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि आज कैबिनेट देखते हैं। अगर हम बात करेंगे मंत्रियों की बात करते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो उसका काम क्या होता है, जैसे कि मेन एक मान लेते ऊपर में पीएम है, पीएम के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे वर्क होते हैं, ये पूरा तो चला नहीं सकता, इसलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के मंत्री बनाते हैं और वो सारे डिपार्टमेंट को देखभाल करते हैं और पूरे अच्छे तरीके से प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरीके से चलता है, सरकार चलती है। तो उसी तरह से अष्टप्रधान भी था, जो कि शिवाजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसमें 8 मंत्री रहते थे। मेन सबसे अगर हम बात करें, मेन था किंग, उसके बाद 8 मंत्री जो है वो इन सबको पूरे प्रशासन को देखभाल करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था शिवाजी के द्वारा। लेकिन अष्ट दिग्गज की बात करेगा ना, अष्ट दिग्गज की बात करेगा ना, तब उत्तर होना चाहिए कृष्ण देव राय। दिग्गज बोल देगा तो कृष्ण देव राय याद रखना है, लेकिन अष्ट प्रधान बोला है देन शिवाजी। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। नवरत्न बोलेगा तो अकबर हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं, हेड ऑफ मराठा किंगडम वाज द किंग एंड ही वाज आल्सो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का मेन तो किंग वही होगा। ओके, और अष्टप्रधान मंडल में देखिए पेशवा सबसे मेन में हो गया, मजमुदार अमात्य जिसको बोल रहे थे, मंत्री फिर हो गया, फिर दबीर हो गया जिसको सुमंत बोलते थे, सुरनीस जो सचिव के रूप में वर्क कर रहा है, पंडित राव हो गया, सेनापति है, ये सारे पूरे प्रशासन को चलाने का काम कर रहा है, जैसे कि आज का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सवाल नंबर 4 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 4 कहता है कि विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन है। देखिए सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करने वाला सुल्तान जो है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे मैं ऑलरेडी फिरोज शाह तुगलक के ऊपर बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, और यही क्लासेस में मैं जो हमारा 45 डे सीरीज है उसमें मैंने बहुत डिस्कस किया है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। फ्री का हॉस्पिटल दारुल सफा, बहुत सारे नहरों का निर्माण कराया, तो टैक्स भी लगाया, हक ए सरब टैक्स लगाया जो सिंचाई कर था। ओके, दीवाने बंदगान, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द स्लेब, मींस की गुलामों के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात, दान विभाग बनाया, दीवाने खैरात। ओके, दीवाने खैरात, तो ये सारी चीजें इसके द्वारा किया गया। बहुत सारे सराय का निर्माण, नहरों का निर्माण, कुओं का निर्माण इनके द्वारा किया गया, तो पुल का निर्माण। तो इस बात को ध्यान रखें, फिरोज शाह तुगलक बहुत ही, और इसने फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी नन मुस्लिम सब पे जजिया कर लगाया, बिकॉज जजिया टैक्स लगाया। अब देखिए कट्टर अगर हम बात करेंगे, इसने अपने कानून में, इसके अपने राज्य के कानून में जवाबित खोला हो गया। जवाबित मीन्स की पूरे रूप से कुरान को संविधान माने, मैंने डिस्कस किया था ना पिछले वीडियोस में कि जो कुरान को संविधान माने, कि कुरान के अकॉर्डिंग ही अपने शासन चलाएगा, डेट इज जवाबित, जो कि औरंगजेब और फिरोज शाह तुगलक ने इसका काम किया। ओके, तो ये जवाबित जैसे शरीयत भी होता है, शरीयत में होता है कि कुछ कुरान की चीजों को देखा जाता है, बट पूरे डिपेंड ऑन कुरान नहीं, कुरान में जो लिख दिया हुआ नहीं, शरीयत में है कि कुछ कुरान में जो चीजें लिखे हैं उसको तो फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ साथ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज भी किया जाएगा, तो शरीयत अलग चीज होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने अपनाया। बट जवाबी थे फिरोज शाह तुगलक एंड औरंगजेब के द्वारा ये सारी चीजें चलाई गई। दैट इज, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल बनाने का जो काम किया वो फिरोज शाह तुगलक ने किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पे बैठता है। ओके, आपके सामने है दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, 4 शहरों का निर्माण किया, ये देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, फुतुत ए फिरोज शाही, तो खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला भी है ये फिरोज शाह तुगलक। समझ रहे बात को, तो एक चीज समझ में आ गया। सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। Which sultan demanded half the crop on land after measurement as a revenue? मीन्स कि ऐसा हुआ कि पहले तो क्या किया कि जितने भी भूमि थे उसका क्या किया कि माप करवाया। ओके, उसके बाद क्या किया, जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा, जितना भी अगर मान लीजिए 100 किलो अनाज आप प्रोडक्शन करते हैं, तो आपका 50 केजी जो है वो आपको स्टेट मीन्स की राज्य को देना पड़ेगा, मीन्स की जो साम्राज्य उसको देना पड़ेगा।
ओके, तो ये जो काम किया गया 50% टैक्स या 50% एज ए प्रोड्यूस टैक्स की बात कर लेते हैं, तो ये स्टार्ट किया था, राजस्व की बात करेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। और ये बेसिकली जो स्टार्ट किया था दोआबला क्षेत्र में। कहा किया था? दोआबला क्षेत्र में। गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वो बहुत ही फर्टाइल था। सबसे पहले बार अगर दोआब जो किसी का नजर गया था तो वो इल्तुतमिश का गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बाद में सबसे ज्यादा अगर उस पर वर्क किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने वर्क किया। ओके, तो ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 50% एज ए रेवेन्यू की बात करेंगे तो लिया गया। और ये सब जमा होता था, फिर बाद में जब बाद में फैमिन या मतलब किसी तरह का सुखाड़ या किसी तरह का अकाल पड़े तो वहां इस्तेमाल की थी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है ये सब स्टार्ट किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बहुत बेहतरीन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसमें तो उत्तर हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, इस बात ध्यान रखिए। सवाल नंबर 6 की ओर चलेंगे। शेख बहाउद्दीन जकरिया, देखिए शेख बहाउद्दीन जकरिया की बात करेंगे तो ये संस्थापक हैं सुहरावर्दी सिलसिला के। सूफी संत आप देखेगा उसमें बहुत सारे सिलसिले आपको दिखेंगे, चिश्ती, फिरदौसी, सुहरावर्दी। तो उसमें जो सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला, उसकी शुरुआत भी किया शेख बहाउद्दीन जकरिया ने। और इसलिए संबंधित किससे हैं तो सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित है। सिंपल ये ध्यान रखिएगा। ओके, सवाल नंबर 7 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 7 कहता है कि किसने स्टेट मेंशन किया था कि 5,000 to 20,000 men work for the 40 year to build the palace of 40 pillar at इलाहाबाद in अकबर टाइम। देखिए अकबर के समय में ध्यान रखिएगा कि इसमें देखा कि अकबर का जो दरबार जो अकबर का उसमें राजमहल या इलाहाबाद में था, तो वहां पे इलाहाबाद में जो महल था उसमें 40 स्तंभ 40 पिलर पे बना हुआ था। तो एक विलियम फिंच है जो कि कैप्टन हॉकिंस के साथ आता है भारत, जब ये देखता है कि ये जो पिलर्स हैं इसका निर्माण करने में कहीं ना कहीं 5,000 लोग से लेकर 20,000 लोग काम किए होंगे 40 साल तक, तब ऐसा बन पाएगा। अचंभव हो गया था। तो ये विलियम फिंच का कथन, इस बात को विलियम फिंच का कथन है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर सवाल कहते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है कि किस सुल्तान को अकबर ऑफ कश्मीर के रूप में जाना जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अकबर की तरह काम किया होगा। तो अकबर ने क्या किया था? लिबरल रिलीजियस पॉलिसी, मीन्स कि अकबर ने जो नीति अपनाई, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, ठीक है, सब धर्मों को बराबर ये मान्यता दिया। तो अकबर के जैसा इसने काम किया, इसलिए ये कश्मीर का राजा था और इसे बोला गया अकबर ऑफ कश्मीर। वो था सुल्तान जैनुल आबदीन। सुल्तान जैनुल आबदीन ने जजिया टैक्स को भी हटाया, गौ हत्या पे भी प्रतिबंध लगाया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अकबर ऑफ कश्मीर इससे बोला जाता है। और जितने भी नेबरिंग रूलर्स थे, जितने भी आपके पड़ोसी राजा थे उसके साथ बहुत अच्छा संबंध भी बनाया इसने। ओके, और संस्कृत लैंग्वेज को इसने संरक्षण भी प्रदान किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है कि अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ओके, और इसको बुद्ध शाह भी बोला गया। क्या बोला गया? बुद्ध शाह बोला गया, मींस ग्रेट किंग भी बोला गया, इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 9 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? Who among the following ruler divided his troops into unit of 200, 250 and 500? मीन्स कि अपने सेना को 200, 250 और 500 में डिवाइड करने वाला शासक कौन है? ये शासक है शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने ऐसा काम किया। और इस्लाम शाह का नाम बचपन का नाम, अगर हम बात ओरिजिनल नाम की बात, जलाल खां था। शेरशाह सूरी का नाम तो पता है कि इसका बचपन का नाम फरीद खां है, इस बात को याद रखना चाहिए। शेरशाह सूरी ने हजरत आला के नाम से उपाधि लिया था और शासन करना स्टार्ट किया था। इसने हुमायूं को हराया था 1539 में, 1540 में बेलीग्राम के युद्ध में, और बैटल ऑफ चौसा 1539, और बैटल ऑफ कन्नौज की बात करेंगे, बेलीग्राम की बात करें तो 1540 में हुआ था। और इन दोनों युद्धों की ध्यान रखिएगा कि हुमायूं कैसे कैसे करके भाग गया था, और फिर कहीं ना कहीं दिल्ली पे एक शासन जो गद्दी पे बैठा वो बैठ गया आपका शेरशाह सूरी, इस बात को याद रखिएगा। और द लैंड मेजर यूजिंग द सिकंदरी गज, जिसने जो इस्तेमाल किया भूमि मापन में सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चाहे जो रुपया के नाम से जाना जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 10 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 10 कहता है कि द रूइंस ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखिए विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश आएंगे। कौन कौन आएंगे? संगमा, हरिहर और बुक्का, ओके, सालू या सुलू वंश, फिर तुलु वंश, ओके, एंड आफ्टर सबसे लास्ट में कौन है? अराविडु वंश। ये मैं बता चुका हूं आपको।
तो ये आपके विजयनगर एम्पायर के राजवंश हैं और विजयनगर एम्पायर की शुरुआत हरिहर बुक्का के द्वारा संगम डायनेस्टी की शुरुआत के साथ हुआ, हरिहर और बुक्का के द्वारा। ओके, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। बहमनी राजाओं के साथ दुश्मनी था, जो बहमनी राजा थे, दक्कन के जो राजा थे, तो बहमनी यूनियन ने इनको हराया और जो युद्ध, आप ध्यान रखिएगा कि राक्षस तांगड़े का युद्ध होगा एक, ओके, जिसे तालीकोटा का युद्ध बोला गया 1565 में हुआ था। तो उस युद्ध से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक तरह से विजयनगर साम्राज्य की पूरी बर्बादी हो चुकी थी, फिर बाद में और भी चीजें होंगी। तो जो अभी विजयनगर एम्पायर का जो आपको खंडर देखने को मिलेगा, जो आपको कहाँ मिलेगा, हम्पी कर्नाटका में। कहाँ मिलेगा, हम्पी के कर्नाटका में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द रूइंस ऑफ हम्पी कर्नाटका, ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, और ये सारी चीजें हैं कि 1336 में हरिहर फर्स्ट और बुक्का के द्वारा विजयनगर की शुरुआत की गई थी। ये सारे वंश आपको देख पा रहे होंगे। ओके, कृष्णदेव राय के बारे में जानिए। कृष्णदेव राय जिसमें अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय बहुत ही फेमस, अगर हम बात करेंगे, शासक रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का। उसने बुक भी लिखा था अमुक्ता माल्यादा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तेलुगु बुक है। ओके, और ये किस पे लिखा हुआ है, राज्य के ऊपर, ठीक है, राज्य शिल्प के ऊपर, किस तरह से राज्य होना चाहिए उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखा। किताब का नाम क्या है, अमुक्ता माल्यादा, ठीक है। अमुक्ता माल्यादा का लेखक कौन है, तो कृष्णदेव राय है। ओके ओके, अमरन्याका सिस्टम जो बहुत ही पॉलिटिकल इनोवेशंस था, जो कि विजयनगर एम्पायर के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। ओके, अमरनंका जो थे वो मिलिट्री कमांडर थे, जिसको एक राजा के द्वारा एक टेरिटरी दिया था कि इसमें तुम आप जाके क्या करो, तो शासन किया करो, ठीक है। मतलब राय बोला जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य में जो राजा था उसको क्या बोला था, राय बोला जाता, ठीक है। और राय के द्वारा एक पीस ऑफ लैंड दे दिया गया, फिर उसमें शासन करिए, और शासन करने वाले कौन थे, अमरयानका थे, और एक मिलिट्री कमांडर शासन कर रहा है, समझ रहे बात को, डिफरेंट प्रोविंसेस में ये शासन कर रहा है। 10वें सवाल में समझिए कि हम्पी में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत डिटेल में जा रहा हूँ चीजों को, लेकिन फिर भी समझाना जरूरी है, क्योंकि 2 वीडियो में पूरा मिडावल हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। अभी सवाल नंबर ये देख पा रहे हैं 11वां सवाल, जो भी हमसे पढ़े होंगे, चाहे वो 45 डे सीरीज में पढ़े होंगे, चाहे वो हमसे मिडावल हिस्ट्री पढ़े होंगे, इस सवाल का उत्तर इजी रूप से दे पाएंगे। कौन सा शासक था जिसने पहली बार थ्योरी ऑफ किंगशिप को अपनाया और बताया कि जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है, राजतत्व का सिद्धांत जो है, वो राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान है। मीन्स जो राजा है ना, वो अल्लाह की परछाई है, मीन्स की रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, मीन्स की अल्लाह ने उसको भेजा है और उसकी बातों को मानना ही पड़ेगा जनता को, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसा शासक था, जब ध्यान रखिए, जब इल्तुतमिश सिस्टम देखे आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक देखा, इल्तुतमिश देखा, रज़िया सुल्तान देखा, नसीरुद्दीन महमूद देखा, तो फिर इसमें देखा कि कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ फोर्टिस जो हैं, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं कभी भी राजा को हटा दे रहे हैं, बैठा दे रहे हैं। तो इसने जब ये जैसे गद्दी पे बैठता है बलवंत, तो उसके बाद क्या करता है कि सबसे पहले ग्रुप ऑफ 14 को भगाता है, हटाता है, और उसके बाद ये जो थ्योरी कहता है कि नहीं, जो राजा का जो प्रतिष्ठा है, राजा का जो पद है, उसको पहले हम गरिमा पूर्वक बनाएं। इसलिए थ्योरी ऑफ किंगशिप को, राजतत्व के सिद्धांत को अपनाता है, और ये सिद्धांत कहीं ना कहीं पर्शियन सिद्धांत को अपनाता है। क्या कहता है ये, पर्शियन सिद्धांत को अपनाता है, कि पर्शियन सिद्धांत में क्या बोलता है, राजा को बुलाता है कि एक ये राजा जो है एक भगवान का, एक जो अल्लाह है उसकी परछाई है, अल्लाह का एक प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा गया। इसलिए इसने उपाधि भी लिया था, किसको उपाधि लिया था, जिल ए इलाही का, इसने जिले इलाही का उपाधि लिया। इसने गढ़ मुक्तेश्वर की दीवारों पे, देखिए गढ़ मुक्तेश्वर जो है, यहाँ की जो मस्जिद है, गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद है, वहां के दीवारों पे नाम लिखवाया अपने आप को कि हम मैं खलीफा का सहायक हूं। ओके, इसने ग्रुप ऑफ 14 को बर्बाद किया। इसने राजा को बोला कि राजा जो है वो नियाबत एक खुदाई है, मीन्स कि राजा जो है एक दैवीय सिद्धांत का, राजा भगवान का रूप है। ओके, इसने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया दीवान अर्ज मिलिट्री को बहुत मजबूत बनाने के लिए। इसने नवरोज शुरुआत की, नवरोज फेस्टिवल का, सेजदा और पैवोस प्रथा की शुरुआत की। ओके, जो राजा सुल्तान है उसके पैरों को चूमना, ये सारे प्रथाएं घुटने के बल होके ये प्रथा जो स्टार्ट किया गया, एक तरह का पर्शियन रिचुअल्स था जो कि स्टार्ट किया गया बलबन के द्वारा। तो याद होना चाहिए, बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी गई नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। तो बलबन से इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा, इतना याद रखेगा काफी है। ओके, चलेंगे सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 कहता है पेपर कैम टू बी, मतलब कि जो कागज का इस्तेमाल की शुरुआत जो इंडिया में हुई वो 12वीं सेंचुरी से। कहां से हुआ, 12वीं शताब्दी से कागज की शुरुआत इंडिया में इस्तेमाल होने लगा पेपर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पता कि जो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में है वो देन है किसकी, पोर्टुगीज की, पुर्तगालों की देन है। गोवा में सबसे पहली बार बने, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है।
चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 कहता है कि यूरोपियन पेंटिंग, देखिए मैंने जस्ट बताया था आपको कि कैसे, मैंने बताया कि अकबर के समय में जिसिस्ट, पोर्टुगीज जिसिस्ट आया था और उसने यूरोपियन पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया अकबर के दरबार में। बसावंत और दसवंत जो हैं ये दोनों अकबर के समय में थे। जहांगीर के समय में मैंने बताया, बहुत सारे आपको नाम मैंने बताया, उस्ताद मंसूर हो गया, ओके, अबुल समद हो गया, सारे किसके समय में है तो इस जहांगीर के समय में होंगे। सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष में कहां पहुंचा तो जहांगीर के समय में। यूरोपियन चित्रों का इस्तेमाल कब किया गया तो ये अकबर के समय में इस्तेमाल किया। इंट्रोड्यूस किसने किया था परिवार मुगल चित्रकला को तो हुमायूं ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये अकबर इधर राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे सवाल नंबर 14 की ओर। Who was the ruler of India when English East, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन की बात करें तो 1600 में, 1599 1600 बात करेंगे। इस समय शुरुआत हुई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसमें भारत का शासक कौन रहेगा 1605 में ना, और अकबर की मृत्यु हो गई। लेकिन इससे पहले कौन था शासन, अकबर था। 1556 से लेकर 1605 तक किसका टाइम पीरियड है तो अकबर का। तो अकबर के समय में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत में स्थापना हुई। लेकिन सबसे पहली बार जो अंग्रेज आया हुआ है जहांगीर के समय 1608 में कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। थॉमस रो भी किसके समय आया तो कैप्टन मींस की जहांगीर के समय में आती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो अकबर इधर राइट आंसर। 15 नंबर सवाल कर रहा है कि दीवान ए अर्ज, देखिए दीवान ए अर्ज मैंने जस्ट बताया कि दीवान ए अर्ज जो है एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था जो कि शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, ओके, रक्षा या मिलिट्री बोल सकते हैं। शुरुआत की गई थी आपका बलबन के द्वारा, किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। दीवान ए रिसालत है एक तरह का अपील मींस की आपका, मैं आपको एक स्लाइड बताइए उसमें हिंदी में भी है फिर आपको चीज समझ में। हाँ ये पूरा हिंदी में देखिए। दीवान ए रिसालत जो है वो याचिका विभाग था और ये विदेश वाला कोई मैटर है या कोई धार्मिक मैटर है उन चीजों को डिस्कस करता था। दीवान ए रिसालत, दीवान ए तो पता है कि मिलिट्री होगा, बंदगान तो पता है कि गुलामों से संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक ने शुरुआत की इसका शुरुआत बलबन ने किया। दीवान ए काजा ए ममालिक ये जस्टिस से इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि काजा लगा हुआ। इस जो दीवान इस्तियाक है ये पेंशन डिपार्टमेंट है। दीवान ए मुस्तक राज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एरियर है। दीवान ए मुस्तक राज किसके द्वारा शुरुआत किया गया था तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जो जितने भी बाकी बकाया थे उस सारे के पैसा को लिया जाए। और दीवान ए मुस्तक राज एक तरह के समझ सकते हैं कि एक एमबीटी के द्वारा स्टार्ट किया, ठीक है। और ये रेवेन्यू संबंधी कैसे, रेवेन्यू जितने भी बाकी बकाया सबको वसूला जाए। दीवान ए खैरात एक तरह का दान विभाग। दीवान ए कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक, ओके। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग, ओके। तो ये सारे कुछ दिल्ली सल्तनत के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो आपको याद होने चाहिए। सवाल नंबर 16 कहते हैं कि बहमानी किंगडम की स्थापना किसके द्वारा की। बहमानी किंगडम की बात करें, बहमानी साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो वो है अलाउद्दीन हसन गंगू। आपको पता चाहिए अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा बहमानी किंगडम की शुरुआत की गई, ओके। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ओके, उसका ओरिजिनल नाम क्या था, जफर खान था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रिवोल्ट किया और एक नए राज्य की शुरुआत की, एक नए आप बोल सकते हैं कि साम्राज्य बनाया जिसको बहमानी साम्राज्य के नाम से जाना गया। गुलबर्गा फोर्ट, जामा मस्जिद है, ओके। विदर फोर्ट और मदरसा महमूद गवान इन बिदार वेर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ बहमान। ये सारे कुछ ऐसे मदरसा हैं, कुछ ऐसे किले हैं जो कि बहमानी किंगडम साम्राज्य में बने थे, ओके। और ये हमेशा विजयनगर, मैंने जस्ट बताया कि विजयनगर साम्राज्य से हमेशा झगड़ा किससे चलता रहा तो आपका बहमानी राजाओं का, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम शासक थे। 17 नंबर सवाल कहता है कि अब्दुल रजाक, ये तो मैं सवाल 50 बार में कर रहा हूं कि अब्दुल रजाक जो है कृष्ण देव राय या कृष्ण राय सेकंड के समय में आया था। अब्दुल रजाक फारसी यात्री था, ठीक है, एक फारसी यात्री था। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। वही जसवंत या दसावन, ये कहीं कहीं आप देखें बस जसवंत या बसावन लिखा रहता है, जसवंत दसावन लिखा है। ये फेमस पेंटर अभी जस्ट मैंने बताया। देखिए कितना सवाल को रिपीट किया, पेंटिंग से सवाल को हर साल रिपीट किया है बीपीएससी ने। जवाब में इस चैप्टर जो मुगल पेंटिंग है पढ़ लीजिएगा, ओके। तो ये मुगल सम्राट किसके दरबार में रहते थे, सॉरी किसके दरबार थे जसवंत और दसावन, तो ये आपका अकबर, खत्म, ओके। सवाल नंबर चलेंगे हम लोग आगे 19 की ओर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा एक तरह का मस्जिद था जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय था एक, ओके। जो विशलदेव थर्ड के द्वारा या बिगराय राज के द्वारा, जो एक चौहान राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था एक संस्कृत विद्यालय। और उसके जगह पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा
2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया, जो कि एक मस्जिद था। क्या था? एक मस्जिद था। इस बात को ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा ये है। कहाँ? अजमेर में है। कहाँ? अजमेर में। ओके, अजमेर में है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 20 की ओर। कुबुतुल इस्लाम मस्जिद भी कुतुब नेवक के द्वारा बनाया गया था, और वो बनाया गया था राय पिथौरागढ़ का जो किला था पृथ्वीराज चौहान का, उसमें बनाया गया था। ठीक है। तुजुक बाबरी जो है वो किस भाषा? तुजुक बाबरी बाबर के द्वारा लिखा गया, सेल्फ खुद लिखा गया, बाबर नामा इसको बोलते हैं। और ये लिखा गया था तुर्की लैंग्वेज में। किसमें लिखा गया? तुर्की लैंग्वेज में। लेटर भी बाद में बात करेंगे तो अकबर के द्वारा इसका पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया अकबर के समय में, लेकिन ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 21 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 21 कहता है कि राणा प्रताप, महाराणा प्रताप की आर्मी में जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जो मेवाड़ के राजा थे, तो इसमें जो महाराणा प्रताप के समय में के जो सेनापति थे वो थे हकीम खान सूर। हकीम खान सूर थे, और भीम सिंह दौड़िया और रामदास राठौड़, ये तीनों जो थे राणा प्रताप की आर्मी में थे। और अकबर के आर्मी में थे राजा मानसी फर्स्ट ऑफ अंबर। अंबर के राजा मानसी जो थे ये अकबर के तरफ से थे। और ये देख सकते हैं कि राणा प्रताप, इसमें राणा प्रताप की हार होती है, लेकिन राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता है, कैसे करके वो भाग जाते हैं। तो ये इस बात ध्यान रखिए कि हल्दी घाटी के युद्ध बहुत फेमस है 1576 में, और फॉट बिटवीन द राणा प्रताप एंड अकबर। वेयर अगर बात करें कि राणा प्रताप आर्मी वाज कमांडेड बाय द हकीम खान सूर एंड हेयर अकबर आर्मी राजा मान सिंह द्वारा। ठीक है। सवाल नंबर 22 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 22 कहता है कि वेयर वाज द कैपिटल? देखिए कैपिटल ऑफ शिवाजी, कैपिटल ऑफ शिवाजी की बात करेंगे, अष्टप्रधान देख सकते हैं। रायगढ़ जो था वो शिवाजी का राजधानी के रूप में हुआ। रायगढ़ की बात करें शिवाजी की राजधानी के रूप में हुआ। और 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ली। और राज्याभिषेक की बात करेंगे तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ, और रायगढ़ का किला बनाया और वहां पे कैपिटल भी बनाया। इस बात को आपको याद रखना। ये गुरिल्ला वारफेयर में से गुरिल्ला तक जो युद्ध नीति है उसमें बहुत ज्यादा ये चैंपियन थे। और औरंगजेब को बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं ट्रबल की, इस बात को ध्यान रखें, कुछ बीमारी की वजह से 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि औरंगजेब के द्वारा बहुत बार इसमें अटैक करवाया गया शाइस्ता खान के द्वारा, लेकिन हमेशा ये उनको हरा देते, लेकिन बाद में इनको कुछ इलनेस की वजह से 1680 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, इसके बाद ताराबाई और शाहू में प्रॉब्लम होगा। ओके, ताराबाई शाहू तो, लेकिन जब ध्यान रखिए सवाल पूछता है कि मुगल साम्राज्य या मुगल सम्राट औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा किसके हाथों में थे? वो ताराबाई के हाथों में थी। इस बात को ध्यान रखिए कि बाद में शाहू और ताराबाई के बीच में युद्ध होता है, जो आपको पता होना चाहिए। जो युद्ध याद होना, सदर खेड़ा का युद्ध आपको याद होना चाहिए। सवाल नंबर 23 की ओर चलेंगे। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सेलेब डायनेस्टी? सिंपल सवाल, गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुब ऐबक हो जाएंगे। ओके, सिंपल सवाल है, खत्म करते हैं। इल्तुतमिश फिर रजिया। सवाल नंबर 24, हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्कन अभियान हुआ, दक्कन अभियान में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर था। और अलाउद्दीन खिलजी को अगर हम बात करें, इसने 1296 में आक्रमण किया, 1303 में आक्रमण किया, 1311 में आक्रमण किया, 3-4 बार इसने आक्रमण किया देवगिरी पे। देवगिरी में यादव वंश था और उसमें शासक थे रामचंद्र देव। रामचंद्र थे, तो 1296 में इसने आक्रमण किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और फिर उसके बाद 1303 में भी आक्रमण करेगा, जो कि मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण करेगा। ओके, इस बात ध्यान रखें। तो जब कारा का गवर्नर में इलाहाबाद में है कारा का जब उसको गवर्नर बनाया जाएगा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी उसके चाचा थे, तो अलाउद्दीन खिलजी को बनाया। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी है कि जो बिना पूछे माते देवगिरी में आक्रमण करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा वहां से लूटते हैं। और उसके बाद और वहां से फिर जो गुलाम आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की मौत, उसको मतलब मर्डर किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी है जो खिलजी साम्राज्य पे बैठता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के आना आप लोगों को। अब देख सकते 1303 में फिर से इसने अलाउद्दीन फोर्स ने मलिक काफूर के कंट्रोल में रामचंद्र को हराता है। लेकिन रामचंद्र बोलता है कि हम एक बेजल से बन जाएंगे, मीन्स कि हम आपको हमेशा टाइम टू टाइम आपको पैसा पहुंचाते रहेंगे, तो इसलिए इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, तो इस उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव यादव वंश का। ठीक है, देवगिरी आक्रमण। प्रताप रुद्र देव ये वारंगल कह रहे थे, कहाँ के? वारंगल। तो वहां भी दक्कन कैंपेन देखेगा अलाउद्दीन खिलजी का, तो वारंगल पे भी अटैक होता है और प्रताप रुद्र देव को हराता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राणा प्रताप सिंह। ये तो आपका जब अभियान होता है रणथंभौर का अभियान,
ओके, रणथंभौर का बयान होगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा राणा प्रताप सिंह। ओके, जो पद्मावती एपिसोड आप जो देखते हैं, पद्मावती एपिसोड जो है यहाँ से ही आपका संबंधित है। ठीक है, सवाल नंबर 25 पे चलो, आज का लास्ट सवाल है। देखिए आज का लास्ट सवाल है और 25 सवाल हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि सेशन में मुझे बहुत कुछ समझाना था। और बेसिकली अगर हम देखेंगे पूरे अभी तक जितना मैं बीपीएससी प्रीलिम्स की चीजों को कवर कर रहा हूँ तो हार्डली साढ़े 50 सवाल सफिशियंट है, उससे ज्यादा सवाल होगा ही नहीं, पूछा ही नहीं गया अभी तक। तो 50 सवाल इसलिए मैंने सोचा 2 वीडियो बनाएंगे, अगर मैं इसमें 30-40 सवाल ले लेता तो फिर वो वीडियो में सवाल ही नहीं रहता, इसलिए मैं 25-25 सवाल करके 50 सवाल से ज्यादा नहीं होगा, 50-55 जो भी होगा वो करवा देंगे। तो ये हमारा है कि किसने पिलग्रिम टैक्स मींस की जो तीर्थकर को समाप्त किया, कि तीर्थकर की बात करेगा तो खत्म किया गया अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। जो तीर्थकर था जो लगता था हिंदुओं पे, वो उसको समाप्त किया गया, इस बात को याद रखना है, दैट इज अकबर। ओके, तो 25 नंबर सवाल का उत्तर आपने देखा कि अकबर ने जो गद्दी में बैठा था वो 56 में बैठा था। शुरू में बैरम खां एक संरक्षक के रूप में रहे, लेकिन बाद में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 2, और मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 2 जो लेक्चर नंबर 26 की बात करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है मेडिएवल हिस्ट्री, उसके अलावा जो भी हमारा जो बचा हुआ जैसे 66 बीपीएससी है और भी हमारा बीपीएससी है, 44 है, 43 है, सारे बीपीएससी के जो सवाल बचे हैं उनको डिस्कस कर लेंगे आने वाले समय में, मीन्स की नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं कल की वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।